आज आपल्या डेमोक्रेसीमध्ये अकाउंटेबिलिटी नावाची गोष्ट राहिलेली नाहीये. काय अर्थ आहे अशा डेमोक्रेसीचा जर जिथं जेवढे लाखो करोडो लोक म्हणतात की शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, तरी ते मंत्री त्यांच्या खुर्चीवर चिटकून आहेत. आणि हा जो सगळा भोंगळ कारभार झालाय परीक्षांच्या बाबतीत, आज देशात एकही परीक्षा सरकारी अशी उरली नाहीये जिथं पेपर लीक होत नहीं. मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है. तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है. अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता वो. हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है, और कोई राजनीति नहीं हो रही. इलेक्शन आ रहे, हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है. भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आजाद हुआ है. भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है. और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे? थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो. मुझे लगता है इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं के प्रॉब्लम्स ना समझ पा रही है, ना उनसे डायलॉग कर रही है, और ना सॉल्व्ह कर सकती है. 6 तारखेला आपण पाहिलं होतं जंतर मंतरला किती मोठं आंदोलन झालं होतं. आणि तिथून आम्ही रिक्वेस्ट केली होती एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यांना की आता तरी तुम्ही काहीतरी नैतिक जिम्मेदारी घ्या. आणि ज्या स्टुडंट्सनी सुसाईड केलेली आहे आणि जे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्स आहेत सीबीएसई नीट SC UETचे SSC GDचे, त्यांचे जे फ्युचरचा तुम्ही एकदम वाटोळ केलेलं आहे आणि कुठं तुम्ही त्यांना काही सवलती दिल्या नाही, त्यांच्यासाठी काही अरेंजमेंट्स केल्या नाहीये, तर त्याची कुठे ना कुठे तुम्ही जिम्मेदारी घेऊन राजीनामा दिला पाहिजे. आम्ही हे 6 तारखेला त्यांना रिक्वेस्ट केली होती आणि आम्ही 13 तारखेपर्यंत अल्टिमेटम दिलं होतं. जर 13 तारखेपर्यंत ते राजीनामा देणार नसतील तर आम्ही हे आंदोलन देशव्यापी घेऊन जाऊ असं बोललो होतो. आणि मागच्या 1 आठवड्यात मी पुण्यात आंदोलन केलं, मी लखनौत केलं, मी अमृतसरमध्ये केलं, मी जयपूरला केलं, आज मी नागपुरात आलेलो आहे. आणि याच्यानंतर या सगळ्या देशभरातून आता सगळे युवा, सगळे स्टुडंट्स येत्या 20 जूनला दिल्ली येथे येणार आहे आणि आम्ही पुन्हा आमचं एक शांतीपूर्ण आंदोलन करणार आहे. आणि यावेळेस आम्ही राजीनामा घेतल्याशिवाय मागे जाणार नाही. तर आज नागपूरच्या आंदोलनानंतर मी सगळ्यांना आवाहन करतो, जेवढे या देशातील पेरेंट्स असतील, स्टुडंट्स असतील, युवक असतील, आपण सगळ्यांनी दिल्लीला 20 जूनला यायचं आहे आणि राजीनामा घेतल्याशिवाय जायचं नाहीये. कारण की आज आपल्या देशात, आज आपल्या डेमोक्रेसीमध्ये अकाउंटेबिलिटी नावाची गोष्ट राहिलेली नाहीये. काय अर्थ आहे अशा डेमोक्रेसीचा जर जिथं जेवढे लाखो करोडो लोक म्हणतात की शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, तरी ते मंत्री त्यांच्या खुर्चीवर चिटकून आहेत. कधीपर्यंत असं चालणार आहे? हेच जर एखाद्या मंत्र्याच्या घरच्या मुलांनी जर आत्महत्या केली असती तर पूर्ण सरकार इकडच्या तिकडे झालं असतं. ऑफिसर्स 5-5 मुलांनी सुसाईड केलेलं आहे. ऑफिसर्सला तुम्ही फक्त ट्रान्सफर केलेलं आहे, सस्पेंडही नाही केलेलं आहे. हे जर तुमच्या घरच्या मुलांनी आत्महत्या केली असती, तुम्ही ऑफिसर्सला सस्पेंड केलं असं, ट्रान्सफर नसतं केलं. आणि माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या. जर तुम्ही त्यांचा राजीनामा नाही घेणार तर कुठं ना कुठं या आत्महत्यांसाठी आणि हा जो सगळा भोंगळ कारभार झालाय परीक्षांच्या बाबतीत, आज देशात एकही परीक्षा सरकारी अशी उरली नाहीये जिथं पेपर लीक होत नाही. 4000 दिवस झाले म्हणे पंतप्रधानांच्या टर्मला, सगळ्यात जास्त आतापर्यंत. 4000 दिवसात कोणते 4 पेपर मला सांगा जे लीक नाही झालेत. तर मी जे प्राईम मिनिस्टर आहे, आय रिक्वेस्ट हिम टू सॅक द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इफ ही डझंट, then he is also responsible for all the mismanagement in the examination and the suicide of all the students of NEET. टेलीग्राम पर लोग लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है. टेलीग्राम इज जस्ट अ मीडियम. लीक तो अंदर के लोग कर रहे हैं ना. उनको आप क्या कर रहे हो? सस्पेंड कर, ट्रांसफर कर रहे हो. किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उनको सेक्रेटरी बना दिया, एक तरीके से प्रमोशन ही हो गया है. मतलब इस देश में एक स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि आप 5-5 स्टूडेंट सुसाइड करने के बाद ऑफिसर्स को सस्पेंड भी नहीं कर रहे हो, बस ट्रांसफर कर रहे हो. इतनी स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू कम हो गई इस देश में. मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है. पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी हो गई कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है. तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है. अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता वो. सर जाम क्यों करेंगे? जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहां पर कोई जाम नहीं लगता है. सर आप आइए, आप देखिए, एक प्रोटेस्ट साइट है जो रोड से अलग है. जाम वाम में हम नहीं जाने वाले सर. वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन और हम बस हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स आहे उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. नक्की कारण की हे काय म्हणजे मागच्या 10 वर्षातच झाले असं नाही. ते जेवढ्या पक्ष, जेवढ्या पार्ट्या आजपर्यंत सत्तात राहिल्या त्या कुठे ना कुठे रिस्पॉन्सिबल आहे. पण आज सत्ता कोणाची आहे ते विसरायला नको.
काँग्रेसने जे केलं ते केलं, तेच बदलायला तुम्हाला आम्ही सत्तेत आणलं होतं ना, तेच बदलायला तुम्हाला जनतेने एक संधी दिली होती. आय हॅव चोजन नागपूर बिकॉज मेनी स्टुडंट्स, मेनी यंग पीपल हॅव बीन टेक्स्टिंग मी, कॉलिंग मी टू प्लीज come to Nagpur and they want a peaceful protest here as well because even the students here are concerned. राजनीतिक दल अगर मतलब मुझे एक इस्तीफा लेने के लिए एक लोकतंत्र में जब स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है उसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर मुझे राजनीतिक दल बनाना पड़े तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है. हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना, चुनकर क्यों भेजते हैं हम? अगर हमें ही राजनीतिक दल बनाना तो हम उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? चुनकर इसलिए भेज रहे हैं ना वो अपना काम ठीक से करे, या जब कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग चीजों की जिम्मेदारी और चीजें ठीक करे. इसका तो मतलब ये हो गया कल को किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो उसको आप बोल दो कि राजनीतिक दल बना लो और अपनी बिजली पानी शुरू कर दो. बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक ही रीजन है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है. हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है और कोई राजनीति नहीं हो रही. इलेक्शन आ रहे हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है, उसमें युवाओं के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या भला हुआ है? क्या उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं? क्या उनको जॉब्स मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना. तो युवा को मिल क्या रहा है? आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनके कंसर्न्स को समझ पा रहे हो, ना आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो. और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पूरा डिसअपॉइंट कर चुके हैं इस देश के युवा को. मुझे समझ नहीं आ रहा है आप सारे लोग बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से इतने ऑब्सेस क्यों हो? मैं जवाब दे रहा हूँ. हमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को देखने की जरूरत क्यों है सर? भारत देश 1947 में आजाद हुआ था, एक आंदोलन से हुआ था. उस आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी जैसे इंसान ने, जो पूरे विश्व में शांति की मिसाल है. तो हम क्यों देखें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है? 1980 का दौर था, इमरजेंसी थी सर. आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल, बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे. भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आजाद हुआ है. भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है. तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ व्हेरी गुड थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी. आता कालच माझ्या और RSSच्या लोकांनी हल्ला केला तर मी कसं काय त्या विचारधारेचा असू शकतो? आणि कमिंग टू सुजाता अंबेडकर, ही इज फ्री टू हैव हिज ओपिनियन. मला त्याच्यावर काही जास्त बोलायचं नहीं है. मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिन 5-6 बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए. अभी तक वो हुआ नहीं है. पूरे देश में कुछ भी, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं. अपने ही देश के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनके लिए कंडोलेंस ट्वीट भी नहीं आता है प्रधानमंत्री से. तो पहले तो वो चीज करनी चाहिए. और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे? थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो, थोड़ा बेटर हो जाएगा. आपको भी थोड़ी चीजें समझ आ जाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ना हर इंसान को सब कुछ पता होता है. तो आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि चीजें कैसे बेटर हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप रिजॉल्व कर सकते हो. कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200. एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर, जो आज के दौर में है, वो बोला गया था छत्रपति संभाजीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. मैं वहां से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहां पे. पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है. तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है. दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान. अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घूमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ. एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो. तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? हायजॅकचा प्रश्न नाही सर, प्रश्न आहे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्सचा. स्टुडंट्स सोबत जे उभा असतील, ज्यांना स्टुडंट्सची चिंता आहे, या देशाच्या युवकांची चिंता आहे, त्यांनी यावं आमच्या आंदोलनात. हे आंदोलन काय माझ्या एकट्याचं नाही आहे, हे आंदोलन काय ठराविक लोकांचं नाही आहे, हे आंदोलन या देशाच्या युवकांचं आहे, स्टुडंट्सचं आहे. ज्यांना यायचं आहे त्यांनी यावं आणि सपोर्ट करावा. मी लखनौला गेलो होतो, तिथे काँग्रेसचे लोक होते, समाजवादी पार्टीचे लोक होते. मी जयपूरला गेलो होतो, काँग्रेसचे लोक होते. मला बीजेपीचे लोक भेटले, ते म्हणले आम्ही ओपनली सपोर्ट नाही करू शकत, पण तुम्हाला जे काय लागेल या आंदोलनासाठी आम्ही तयार आहे. तर मला काय वाटतं ना, आपण ना याच्या मागे आम आदमी पार्टी आहे, काँग्रेस आहे, हे आहे, ते आहे, जे माझे मित्र आहेत ते मला सपोर्ट करतायत आणि करणारच. उद्या जर तुम्ही काम केलं, तुम्ही दुसरीकडे कुठे गेला, आज कोणत्या न्यूज आउटलेटमध्ये काम करताय सर तुम्ही? नागपूर समाचार. उद्या जर सपोज तुम्ही लोकमत टाइम्स मध्ये गेले, तुम्हाला नागपूर समाचारसाठी काही मदत लागली किंवा तुम्हाला काही मदत, नागपूर समाचारचे जे तुमचे कलीग्स आहेत तो तुम्हाला मदत नहीं करना. देखो बात मेरी नहीं है, बात स्टूडेंट्स की है. मुझे इंटरनेशनल बोला गया, ठीक है. 17 साल का वेदांत है,
जिसने सीबीएसई का स्कैम एक्सपोज किया, उसको एंटी नेशनल बोला गया। किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं वो सारे एंटी नेशनल है। 94% ऑफ द पीपल ऑन कॉकरोच जनता पार्टीज इंस्टाग्राम पेज आर इंडियंस। तो मैं एंटी नेशनल हो गया, 17 साल का सीबीएसई का स्टूडेंट वेदांत एंटी नेशनल हो गया, जो मीडिया सरकार से सवाल पूछती है वो एंटी नेशनल हो गई, इस देश का अपोजिशन एंटी नेशनल हो गया। तो इंडियन है कौन? बीजेपी और उनके आईटी सेल वाले, बस यही दोनों इंडियन और हम सब एंटी नेशनल। कहां पर किस चीज के लिए फंडिंग मिल रही है? आपने हमारे स्टेज देखे, 200 रुपए के बैनर लग रहे हैं हमारे यहाँ चेयर्स तक नहीं लगा पा रहे हम। तो फंडिंग किस चीज के लिए? अगर मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर यहाँ आ सकता हूँ इस देश में, अपने देश में, तो मैं इंडिया में तो फ्लाइट लेकर घूम ही सकता हूँ ना, उतना तो मतलब होगा। हमारे देश में ना, हमारे दिमाग में साइकोलॉजी में ये चीज है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है या देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको फकीर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों फकीर होना चाहिए? जो लोग अच्छा कमाते, अच्छे घर से आते, वो खुद के पैसे से कुछ कर नहीं सकते। कब तक हम इस मेंटालिटी में रहेंगे कि देश बदलना है तो आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा? अरे आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मैं यूएसए में पढ़कर आया हूँ। आई एम वेल पोजिशन इनफ टू बाय माई ओन टिकट्स एंड आई विल डू दैट। सर उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखिए आप, उन्होंने लिखा है, वो जो उनका आरएसएस का यूनिफॉर्म होता है और जो लाठी होती है उसके साथ फोटो डाली हुई है। जेनी माझ्यावर हल्ला केला त्याचा हल्ला करतानाचा फोटो आहे आणि त्याच्या फेसबुक प्रोफाइलवर तो आरएसएसच्या युनिफॉर्म मध्ये आहे। अजून कोणते एविडेंस पाहिजे आपल्याला? नहीं, बच्चे अपनी एग्जाम दे दे सर, हम नहीं चाहते कि बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए हम जंतर मंतर पर बैठ रहे, इसलिए हम रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। सो बच्चे अपनी पेपर दे दे, उसके बाद वो हमारा प्रोटेस्ट ज्वाइन करें। नीट के स्टूडेंट्स ही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी है जो अफेक्ट हुए हैं, उनकी तो एग्जाम नहीं है। इस देश के बेरोजगार युवा है, उनके भी कुछ कंसर्न्स है। इस देश के बाकी स्टूडेंट्स भी है, तो उनकी तो एग्जाम नहीं है, तो वो आ जाएंगे। और नीट के स्टूडेंट्स जब अपनी एग्जाम हो जाएगी वो भी आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वायुसेना के विमानों से पेपर लीक रुक जाता तो ये 4-5 साल पहले क्यों नहीं किया? किस चीज का वेट कर रहे थे आप? 5 बच्चों के सुसाइड, पिछले 2 साल में 40 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी नीट के, तो आप वेट कर रहे थे बच्चों के सुसाइड करने का, वायुसेना के विमान से पेपर भेजने का? ये स्टंटबाजी है, ये पीआर ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं के प्रॉब्लम्स ना समझ पा रही है, ना उनसे डायलॉग कर रही है और ना सॉल्व कर सकती है। उमर खालिद 5 साल से जेल में, मैं पिछले 2-3 साल से अमेरिका में था। जो कुछ लोगों को भेज रहे पैसे देकर, मैंने कहा ना, देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है सर, देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि अब लोगों को पैसे कमाने का एक ही साधन है, कमाई का एक ही साधन है कि ये जो लोग हैं इनसे पैसे ले लो, मेरे ऊपर हमला कर दो, प्रोटेस्ट में आ जाओ, नारे दे दो, मस्जिद के सामने नाचने चले जाओ। अरे क्या लगा रखा है यार, इन लोगों को रोजगार दे दो, इससे क्या होगा? देश का क्या भला होगा? सर चुनाव क्यों लड़ना चाहिए सर? मतलब अगर इस देश में अपना हक मांगने के लिए हर किसी को चुनाव लड़ना पड़े तो कैसे चलेगा? सर मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है, सो उससे बेटर क्या हो सकता है? मतलब यही तो चाहते ना, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को भी स्टूडेंट्स की चिंता होनी चाहिए। मैं उनको भी इन्वाइट करता हूँ, वो भी आ जाए। एज आई सेड, आई एम अ फॉलोअर ऑफ गांधी एंड अम्बेडकर। आप मेरे ऊपर हाथ उठा लीजिए, आप मेरे ऊपर हमले कर लीजिए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। दैट इज नॉट अवर वे। मुझे लगता है मुझे हाथ उठाने के लिए प्रोवोक नहीं किया जा रहा है, मुझे लगता है इस मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हाथ उठाया जा रहा है। क्योंकि कल से क्या हुआ है, कल जयपुर में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग किसी ए पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, या जो बीजेपी और कांग्रेस का इवेंट नहीं होता है उसके लिए कभी इतने ज्यादा लोग आए नहीं थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं उससे भटकाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमले किए जाते हैं। क्योंकि कल से मीडिया में वही चल रहा है, अभिजीत पर हमला, अभिजीत पर हमला। अरे अभिजीत पर हमला होने दो, एक नहीं यार 10 हमले करवाओ। धर्मेंद्र प्रधान बस इस्तीफा दे दे और 10 हमले सह हम। सरकार मुझे लगता है हर किसी को हल्के में ले रही है, स्टूडेंट्स को हल्के में ले रही है। इस देश में ऐसा कौन नहीं है जिसको सरकार हल्के में ले रही है। मुझे लगता है ये एरोगेंस है और कुछ नहीं। 12 साल हो गए पावर में, अब इन लोगों को लगता है इनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। और जो भी इंसान पावर में बहुत ज्यादा देर रहता है उसके दिमाग में ये डिल्यूजन आ जाता है एक टाइम के बाद कि अब तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही महामानव हूँ। अपोजिशन पार्टीज को मैं कोई होता नहीं हूँ कुछ बताने के लिए उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, बिकॉज आई एम वेरी यंग। वो लोग तो मतलब कई सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज, यस, we invite everybody who wants to support the students, who want to demand justice for the students. All of them should join and support us because we are here just to seek justice for the students who have committed suicide and the 1 crore students who have been wronged by the system. देखो ये बात ये नहीं कि अपोजिशन कमजोर पड़ा या सीजेपी अच्छा एक अपोजिशन उभरेगा या नहीं। हमें समझना पड़ेगा इस देश में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, हमारे महाराष्ट्र में
दो सबसे बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया। बंगाल में क्या हुआ, पूरी टीएमसी को उठाकर बीजेपी में शामिल कर गया, हाईजैक किया गया, किडनैप किया गया। और इलेक्शन की बात रही, बंगाल में ममता बनर्जी के सीट पर 50,000 वोट डिलीट होते हैं, वो 15,000 वोट से हारती है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सीट पर 1 लाख वोट डिलीट होते हैं, वो 50,000 वोट से हारते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट पर 40,000 वोट डिलीट होते हैं, वो 4,000 वोट से हारते हैं। तो ये क्या चल रहा है, जहां जहां वोट डिलीट हो रहे हैं वहां बस एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है। आप बस पार्टियां तोड़ नहीं रहे हो, आप वोट भी चुरा रहे हो। और मैं एक टाइम के लिए मान भी लूं कि एसआईआर वोट डिलीशन का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन बहुत फ्री एंड फेयर काम कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जब भी वोट डिलीट होते हैं फिर बीजेपी को भी फायदा क्यों होता है, किसी और पार्टी को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? सर, भविष्यात महाविकास आघाडीचा प्लॅन नाही आहे. विचार आहे डेमोक्रेसी कशी सशक्त होऊ शकते, कशी स्ट्रेंथन होऊ शकते. जर वोट डिलीट होतील, जर इलेक्शन फ्री अँड फेअर नाही होणार तर काय अर्थ आहे कोण इलेक्शन लढतंय कोण नाही लढतंय? इलेक्शनच्या आधीच जर तुमचे रिझल्ट डिसाइडेड असतील तर काय अर्थ आहे? मला दिल्ली पोलीस, पुणे पोलीस, नागपूर पोलीसला प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही एका अँटी नॅशनलला प्रोटेस्टची परमिशन देताय का? मग आंबेडकर गांधींना आम्ही फॉलो करतोय, नेहरूंना आम्ही फॉलो करतोय, भगतसिंगला फॉलो करतोय, तर ते सगळेच अँटी नॅशनल झाले का? मला तर आज असं वाटतं या देशात आज जर नेहरू जिवंत असले असते, गांधी जिवंत असले असते, भगतसिंग जिवंत असले असते, त्यांनाही कुठे ना कुठे अँटी नॅशनल बोलण्यात आलं असतं. कारण की त्यांनी काय केलं होतं, जी ब्रिटिश राज होता त्यांच्या विरोधात बोलले होते आणि तो ब्रिटिश राज आजच्या सरकारपेक्षा काय वेगळा नाही. सोनम वांगचुक जे ग्रेट एज्युकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, त्यांना ते एज्युकेशन मिनिस्टर बनलं पाहिजे होतं, त्यांना तुम्ही तुरुंगात टाकलं, त्यांना तुम्ही जेलमध्ये टाकलं. हे ब्रिटिशपेक्षा कसं वेगळे? ब्रिटिशने काय केलं होतं, हेच केलं होतं. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच.